बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फोर्स। ये इस चैप्टर को हम लोग लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर 9th और 11th क्लास में लगभग सेम है इसका बेसिक पार्ट। तो 9th क्लास में इसका नाम फोर्स के नाम से आप लोग पढ़ते हैं और 11th क्लास में हम लोग इसे लॉज ऑफ मोशन के नाम से पढ़ते हैं। तो मैं दोनों को कंबाइंड करके ही पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, जिससे आपको 9th वालों को 11th की भी थोड़ी नॉलेज हो और 11th वालों को ये याद आ जाए कि 9th में क्या पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहली बात होती है बेटा फोर्स की, कि फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या होता है, आप अभी तक पढ़ के आए कि किसी पुश या पुल को फोर्स बोलते हैं। पुश या पुल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, वो बात गलत नहीं है, पर इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं बात को कि फोर्स क्या है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक एक्सटर्नल थिंग होती है, एक एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करती है, चेंज करने की कोशिश करती है। सपोज ये एक सरफेस है और इस पर मोबाइल है, ऐसे रखी हुई, एक बॉडी रखी हुई, तो मैं इस पर पीछे से एक फोर्स लगा रहा हूँ। तो अगर ये रखा तो ये चलना शुरू कर देगा, इसके ऊपर देखो चल रहा है। और अगर ये चल रहा था तो ऐसे फोर्स लगा के क्या मैं इसको रोक सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं इसको रोक सकता हूँ। और अगर सीधा जा रहा होगा तो मैं इसको मोड़ भी सकता हूँ फोर्स लगा के ही। तो फोर्स क्या काम कर रहा है? तो फोर्स बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला रहा है या लाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो सीधा चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को वो चेंज भी कर रहा है। ये तीनों काम ही हमारा फोर्स कर रहा है। तो फोर्स की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ। तो बेटा मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की स्टेट यानी रेस्ट या मोशन या डायरेक्शन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड यहाँ रखा हुआ है और मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इसको यहाँ से हटाने के लिए, पर ये हटेगा नहीं। पर इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी फोर्स बॉडी को इस पोजीशन को या स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात ये है। और करके हम ये भी कह सकते हैं पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। पुल और पुश को भी हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोल देते हैं। क्लियर सी बात है।
तो फोर्स या तो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल सी बात हमारी फोर्स की है। बाकी इसकी यूनिट, क्वांटिटी ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ते ही जाएंगे। तो बेसिक सी बात तो पढ़ ही लेते हैं। खैर इसकी फोर्स क्या है? फोर्स इज आ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है फोर्स? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड होगा। और वैसे पोलर वेक्टर होता है। पोलर वेक्टर की एक टाइप होती है। वेक्टर की दो टाइप बनती है हमारी, एक पोलर वेक्टर, एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर वो होते हैं जो बॉडी पे ट्रांसलेटरी मोशन का इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं, और एक्सियल जो बॉडी के अंदर रोटेटरी मोशन का इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये पोलर वेक्टर है, यानी सीधी डायरेक्शन में हमेशा लगता है। दूसरी बात, यूनिट। तो यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की जो यूनिट होगी, तो फोर्स की दो टाइप की यूनिट होती है हमारी। कौन कौन सी? तो उसको मैं बता दूं, फोर्स की दो टाइप की कौन कौन सी यूनिट होती है। इसको लिख लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके मैं यूनिट लिख देता हूं उसकी। तो इसकी दो यूनिट, एक तो होती है एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, जो जी पे डिपेंड करती है। ये चेंज हो सकती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट तो इसकी न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है, और एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये न्यूटन होती है इसकी एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में। और सीजीएस में डाइन होती है। किसमें होती है डाइन? सीजीएस में। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ये डाइन है, डायन नहीं है, डाइन। एक न्यूटन में कितने डाइन? 10 की पावर 5 डाइन। ये सिंबल इसका एन होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट इसकी किलोग्राम फोर्स होती है। किलोग्राम फोर्स, इसको शॉर्ट में हम KGF लिखते हैं। क्या लिखते हैं? KGF। ये इसकी एसआई यूनिट है। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। एक kgf को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना तो 9.8 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और CGS में kgf की क्या आ जाएगा? ग्राम फोर्स आ जाएगा। वो 980 डाइन के इक्वल होगा। क्लियर है आपको मेरी बात? तो फोर्स की बेसिक बात हुई। क्या है फोर्स? मैं दोबारा से बता दूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। बॉडी की 3 टाइप की स्टेट होती है, तो रेस्ट में होगी, या वो मोशन में होगी, या किसी डायरेक्शन पे चेंज होगा। ये हमारी फोर्स की बात हुई, ये उसकी यूनिट हुई। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, फोर्स की कुछ हिस्ट्री पे जाते हैं, उसको देखते हैं। फोर्स के बारे में जिस साइंटिस्ट ने या जिस आदमी ने सबसे पहले बताया था वो एरिस्टोटल थे, जिसे हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अरस्तु बोला जाता है हिंदी में। और कौन थे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया था। क्या बताया था एरिस्टोटल ने? एरिस्टोटल ने 2 बात बताई थी। कौन कौन सी? पहली बात, एरिस्टोटल ने कहा था कि हर एक बॉडी की नेचुरल स्टेट रेस्ट होती है। कोई भी बॉडी हो वो रेस्ट में रहना चाहती है। आप ह्यूमन बीइंग को देखिए, अपने आप को देखिए, क्या हम रेस्ट में रहना चाहेंगे कि हर टाइम चलते रहना पसंद करते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि हम रेस्ट में रहें। तो नेचुरल स्टेट हर एक बॉडी की क्या है? रेस्ट। पहली बात। दूसरी बात, एरिस्टोटल ने कहा कि अगर बॉडी को चलाना है तो उस पर एक फोर्स लगाना होगा। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमेशा उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी। 2 बात बोली, और ये बात मैं लिख देता हूँ। मैंने दोनों बात मेंशन कर दी है। नेचुरल स्टेट ऑफ एवरी बॉडी इज रेस्ट, और अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स चाहिए हमेशा, और हर एक बॉडी की नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट। ये बात हमें एरिस्टो ने बताई, एरिस्टोटल ने ये हमको बताया।
इसके बाद ये बात लगभग 2000 साल तक ये बात सच मानी गई। 2000 साल तक ये बात बिल्कुल सही मानी गई, किसी ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, फिजिसिस्ट भी थे, जिनको आप जानते हैं, गैलीलियो। सुना नाम? गैलीलियो। गैलीलियो आए और गैलीलियो ने इसके बारे में बताया। गैलीलियो की स्पेलिंग अलग अलग राइटर अलग अलग लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ ऐसे देते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। गैलीलियो कॉन्सेप्ट, गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बताया था। तो गैलीलियो के बारे में बताता हूँ। गैलीलियो ने क्या बताया? गैलीलियो ने अरस्तु की बात को बहुत ध्यान से सोचा और सोच करके एक डिसीजन निकाला। क्या सोचा उन्होंने ये स्टेटमेंट देखा कि बॉडी को चलाने के लिए हमेशा एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई बाहर से एक फोर्स लगेगा तभी बॉडी चलेगी। उसने सोचा, उसने एक बॉल को ऐसे फर्श पर डाल दिया। आप भी डाल सकते हैं, आप ऐसे एक बॉडी को फर्श पर डालिए तो बॉडी या बॉल जो भी है वो आगे चल करके रुक जाती है। क्लियर है ये बात कि बॉडी या बॉल आगे चल करके रुक जाती है। तो बॉडी या बॉल आगे चल करके क्यों रुक जाती है? क्या कारण होता है ऐसा कि भाई वो बॉडी या बॉल आगे चल करके रुक जाएगी? फिजिक्स में हम चीज़ों को बॉडी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि मैं बॉडी कभी बॉल दोनों अलग अलग बोल रहा हूँ, तो दोनों एक ही बात है। तो वो आगे चल करके इसलिए रुक जाती है कि फर्श का फ्रिक्शन उस पर वर्क करता है। अगर ये जो फ्रिक्शन है ये तो एक्सटर्नल फोर्स हुआ यहाँ पे, इसने तो उसकी मोशन को रोक दिया। तो गैलीलियो ने सोचा अगर ये फ्रिक्शन ना होता क्या ये हमेशा ऐसे ही चलती रहती? तो उसने कहा कि बिल्कुल ये ऐसे ही चलती रहती। तो गैलीलियो ने यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला और अरस्तु की ये जो बात थी इसे अरिस्टोटल फाल्सी कन्वर्ट कर दिया। मतलब अरस्तु ने झूठ बोला, पूरी तरह सच नहीं बोला। गैलीलियो ने कहा कि अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो जिस स्टेट में है वो हमेशा ऐसी रहेगी। अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी। देखिए बॉल जा रही है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो क्या हमेशा ऐसी चलती रहेगी? तो बिल्कुल वो हमेशा ऐसी जाती रहेगी अगर फ्रिक्शन ना हो तो, और रखी है तो रखी रहेगी। तो गैलीलियो ने कहा इफ, क्या कहा मैं लिख देता हूँ, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स act on the body, if no external force act on the body, then the body remains in its state। वो अपनी उसी स्टेट में देखें में स्टेट, ये स्टेट आपकी रेस्ट की भी हो सकती है और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। वो रेस्ट की भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। किसने बताई ये बात हमें? गैलीलियो ने बताई। इसको आप एक एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऐसे किया था, आपने बुक में देखा भी होगा कि अगर यहाँ पे एक बॉल ऐसे छोड़ दें, यहाँ से ड्रॉप कर दें और एक प्लेन ऐसा बनाया जाए किसी एंगल पे, मान लो प्लेन है मेरा θ1 एंगल पे, तो ये बॉल ऐसे आएगी और इस पे यहाँ तक मान लो चली गई। फिर मैंने इसको एंगल को थोड़ा कम किया तो ये बॉल क्या थोड़ी वो राइट तक जाएगी, बिल्कुल ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है इस पर। अब और लिया, पहले θ2 लिया, अब मैंने θ3 लिया तो ये और आगे तक जाएगी बॉल। ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3। और अगर ऐसे ले लूँ और θ कम कर दूँ तो ये और ज़्यादा दूर जाएगी, तो पाथ 4 को फॉलो करेगी। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमेशा ऐसी चलती जाएगी दूर तक। क्लियर है बात? तो ये बात किसने बताई थी? गैलीलियो ने। ये आपने एग्जाम्पल बुक में पढ़ा होगा। सिंपल सी बात ये है कि अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स से मेरा मतलब क्या है भाई? फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल, ये सब एब्सेंट हैं। क्या है? एब्सेंस, होते नहीं, पर अगर हो तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी में रहेगी। रखी तो रखी रहेगी, चल रही तो वो चलती रहेगी। ये बात किसने बताई हमें? गैलीलियो ने। अगले टर्म हमारी आती है इनर्शिया। कौन सी टर्म आती है? इनर्शिया। तो इनर्शिया देखिए, मेरे अपने हिसाब से इनर्शिया बॉडी की एक तरह के जिद होती है। अभी आप कहोगे जिद का क्या मतलब? यहाँ
जिसका मतलब यहाँ ये है कि अगर बॉडी के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। वो कैसे? जैसे एक बॉडी रखी तो हमेशा ये चाहेगी कि मैं रखी रहूं, और चल रही तो वो चलती रहेगी। उसके मास की ये वजह से ये कारण ऐसा कुछ बन जाता है कि वो अपनी स्टेट छोड़ना नहीं चाहती। जैसे दो पत्थर रखे, एक पत्थर है 5 किलो का, एक है 50 किलो का, तो किस पत्थर को आप आराम से लुढ़का सकते हो? तो आप कहोगे 5 kg को। बिल्कुल, 5 kg को आराम से लुढ़काना बहुत आसान है। अगर ये दो पत्थर आपके पास ऐसे रखे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, ये 5 kg और ये 50 kg, तो ये 5 kg को चलाना आसान है। 50 kg की जो मोशन होगी वो बहुत कम होगी, वो लगभग चल नहीं पाएगा उसी फोर्स से। जिस फोर्स से आप 5 kg को धकेल सकते हो, उसे स्पीड दे सकते हो, वेलोसिटी दे सकते हो, उससे आप 50 kg को नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आपने दोनों पे सेम फोर्स लगाया पर एक चल पड़ा दूसरा नहीं चला, तो उसका क्या कारण था? तो इस बॉडी के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी थी जिसके अंदर ये अपनी स्टेट का अपोज कर रहा था। ये रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, जबकि वो चल दिया। ऐसे ही जब ये नीचे जाएंगे तो इन्हें रोकना कौन से को मुश्किल होगा, 5 kg को या 50 को? तो 5 kg को रोकना मुश्किल होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि 50 kg अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का एक अपोज कर रहा है। वो चल रहा है तो चलता ही रहना चाह रहा है। अगर आप उसे रोकोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर कोई बॉडी सीधी जा रही तो उसको मोड़ने के लिए फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं तो सीधी जाऊँगी। तो क्या है कि आपको बॉडी की स्टेट में चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, आप पहले ही पढ़ चुके। तो बॉडी के अंदर भी एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। यानी उसके अंदर एक ऐसी जिद होती है कि जिससे वो मना करती है कि मैं अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहूँगी। तो ये इस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन लिख दी है कि ये बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। किस वजह से करती है भाई? अपने मास की वजह से। तो मैं एक भी कह सकता हूँ, इनर्शिया मेजर द मास ऑफ बॉडी। यानी इनर्शिया बॉडी के मास की वजह से आता है। जैसे कोई हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी मतलब वही 50 kg वाला पत्थर, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा या 5 kg वाले का ज़्यादा होगा? तो 5 kg वाले का तो बहुत कम होगा, 50 kg का ज़्यादा होगा। तो हैवी बॉडी हैज़ हायर इनर्शिया, जो बॉडी ज़्यादा हैवी होगी उसका इनर्शिया भी बहुत हाई होगा। इसकी यूनिट कुछ नहीं होती, ये तो एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इट हैज़ नो यूनिट। कभी आप इसकी यूनिट kg मान लो तो kg इसकी यूनिट नहीं होती, ये केवल मास को, ये तो एक टेंडेंसी है, एक आदत है किसी की। अब आदत की कोई यूनिट थोड़ा ही होगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया, ये हमारी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। तो इट हैज़ 3 टाइप। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी 3 टाइप? तो देखिए, अगर चीज़ रखी तो रखी रहना चाहेगी, वो चलेगी नहीं, उसे चलाने के लिए फोर्स चाहिएगा। तो पहली टाइप तो होगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रखी हुई चीज़ अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज कर रही। दूसरा, ये बॉडी अगर चल रही है तो ये चलती रहना चाहेगी, ये रुकने का अपोज करेगी। तो दूसरा टाइप क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा, अगर ये सीधी जा रही है, आपको इसको मोड़ना है तो ये इसका अपोज करेगी, तब इसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी इन्हें 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं हम लोग। तो बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनती है हमारी? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से आप या बॉडी अपनी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है, उसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे आपने एक बहुत फेमस एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि अगर कोई बस है, वो अगर एकदम से चलना शुरू कर दे तो जो उसमें पैसेंजर खड़े हुए हैं वो पीछे की साइड गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए,
मान लीजिए एक पैसेंजर है, या मैं मुझको ही आप एक पैसेंजर मान लीजिए, आप भी पैसेंजर हैं, तो अभी हम बस में खड़े हुए हैं तो रेस्ट में हैं। अब जैसे ही बस चलेगी तो हमारी बॉडी के दो पार्ट हैं, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट का मास कम होता है तो उसकी टेंडेंसी अपोज करने की या कहीं इनर्शिया वो भी कम होगा। अपर पार्ट का मास ज़्यादा होता है तो इसकी टेंडेंसी अपोज करने की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लोअर पार्ट का तो इनर्शिया कम था तो वो तो एकदम से मोशन में आ गया, वो तो गाड़ी के साथ साथ चल दिया, उसने तो कोई अपोज नहीं किया क्योंकि पैर गाड़ी से टच थे। और जो अपर पार्ट है इसका मास ज़्यादा है, ये अभी भी चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूँ तो ये पीछे की तरफ गिर जाएगा, ये कहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहना चाहेंगे भाई, हम आगे को नहीं चलेंगे। समझ में आई बात? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में का क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल बन सकता है व्हेन अ बस और कार इज स्टार्ट मूविंग सडनली, वो एकदम से चलने लगे सडनली, देन द पैसेंजर्स फॉल, कि इधर गिरते हैं तो वो बैकवर्ड में गिर जाते हैं, तो पीछे की साइड गिर जाते हैं। क्लियर है एग्जाम्पल? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी चीज़ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब दूसरी कौन सी आएगी? अब इनर्शिया ऑफ मोशन। आप इसको नोट करिए, मैं उसको लिख देता हूँ। देखिए अब उसकी डेफिनेशन हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट से बना देते हैं, नाम रेस्ट की जगह मोशन आ जाएगा। क्या क्या चेंज होंगे? तो चेंज बड़े सिंपल से हैं कि बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपनी मोशन का अपोज करे, मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करे। तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ, पहले यहाँ रेस्ट था, अब क्या आ जाएगा? मोशन, कि वो मोशन में अपनी चेंज नहीं होने देना चाह रही, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल भी सेम ही बन जाएगा कि अगर बस चल रही है और पैसेंजर उसके अंदर हैं, तो बस अगर अचानक से रुक जाए तो हम किधर गिरते हैं? आगे पीछे, तो हम आगे गिरते हैं। देखिए क्यों? मान लीजिए बस चल रही थी, हम भी उसके साथ साथ आगे की तरफ जा रहे थे, तो हमारी बॉडी के कितने पार्ट थे? दो पार्ट, एक लोअर पार्ट और दूसरा अपर पार्ट। तो जैसे ही बस रुकी तो लोअर पार्ट का मास कम है, इनर्शिया कम है, तो ये तो एकदम से रुक गया, इसने अपोज कम किया। पर अपर पार्ट का मास ज़्यादा होने की वजह से इसने अपोज ज़्यादा किया, इसलिए आगे की तरफ गिर गया। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लिख लेंगे, व्हेन अ बस इज स्टॉप सडनली देन द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, तब पैसेंजर आगे की साइड गिर जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नोट करिए इसको। तो बेटा हमने तीसरा टाइप भी लिख लिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, सिंपल है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में कोई चेंज होता है तो अगर बॉडी उसका अपोज करती है तब हम कह सकते हैं कि वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। जैसे आपने बस में देखा होगा कि अगर बस में आप बैठे हुए जा रहे हो उसकी सीट पे, तो अगर बस एक साइड में मुड़ती है, किसी एक साइड में, मान लो लेफ्ट साइड में मुड़ती है, तो आप ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में अपने आप को, अगर वो राइट में मुड़ रही तो आप लेफ्ट साइड में अपने आप को झुका लेते हो। ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वही चाहेगी कि मैं उसी स्टेट में रहूं। अगर बस सीधी थी तो आप ऐसे ही रहना चाहेंगे, लेकिन उन मुड़ गई तो आप अपोज कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में झुक करके। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, बड़ा सिंपल सा है। तो आज आपने क्या पढ़ा? आपने फोर्स के बारे में जाना, आपने एरिस्टोटल फॉल्सी जो बताई गई थी उसका जो झूठ था वो पता लगा, गैलीलियो का पता लगा, और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको पता लगा, इनर्शिया की टाइप पता लगी। इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे।